कहते हैं जहां चाहा वहां राह, लेकिन आज लखनऊ से लेकर टोक्यो तक सिर्फ एक ही चर्चा है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और नियत, वहां रिकॉर्ड निवेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस होगी योगी राज में रिकॉर्ड निवेश, जापानी सिटी से चमकेगा प्रदेश। तारीख 19 अगस्त 2026, स्थान नई दिल्ली। जब यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में देश और दुनिया के टॉप सीईओज एक साथ बैठे तो संदेश बिल्कुल साफ था। अब यूपी सिर्फ भारत का दिल नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया कैपिटल है। 500 एकड़ में फैलने वाली जापान सिटी, 3,191 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स और 10,000 से ज्यादा युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जिसने देश दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों को अचंभित कर दिया है। उत्तर प्रदेश, जहां देश का 55% मोबाइल प्रोडक्शन और 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां देश का 60% एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश, जहां 96 लाख एमएसएमई इकाइयां और 36 सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां विकास की नई कहानी लिख रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेक्सटाइल और अपैरल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे प्राथमिकता वाले सेक्टर्स के लिए 5 सेक्टर स्पेसिफिक डेस्क भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में निवेश और इनोवेशन के नए केंद्र के रूप में उभरा है। देश के कुल मोबाइल फोन प्रोडक्शन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का लगभग 60% हिस्सा यूपी में ही बनाया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि दोनों भारत जापान की सोच और वैल्यू एक जैसे हैं। दोनों देशों की साझेदारी विकास, टेक्नोलॉजी और समृद्धि के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सही नीतियों, अच्छी नीयत और पक्के इरादे के साथ उत्तर प्रदेश ने लगातार तरक्की की है। आज ये भारत की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश के लिए विकास का इंजन बन गया है। लेकिन ठहराव कहां है? सवाल यह है कि जिस प्रदेश को कभी बीमारू कहा जाता था, आज अगर वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा है तो विपक्ष के पेट में मरोड़ क्यों? क्या जापान सिटी यूपी के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित होगी या ये चुनावी बिसात पर चला गया नया दांव है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी, शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक
बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए, हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा अभिषेक का रुख करते हैं, उसके बाद खास मेहमानों के पास भी जाएंगे और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो अभिषेक, क्या है ये पूरी प्लानिंग योगी सरकार की, डेवलपमेंट के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से? अभिषेक, देखिए, उत्तर प्रदेश न सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर कई आयामों में लगातार अपनी उपलब्धियां दर्ज कराता रहा है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेकर न सिर्फ एक बड़ा उदाहरण बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी में एक बड़ा पिलर बनकर साबित होने वाला है। और इसको लेकर जापान के साथ होने वाला ये समिट अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जापान, जहां पर छोटे छोटे उद्योगों ने दुनिया भर में बड़ी जगह ली और अब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की तरफ अगर जापान की नज़र गई है तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम के साथ जापान भी खासतौर पर भारत में और भी उत्तर प्रदेश में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। और भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बनने वाले ये प्रोडक्ट्स अब ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चार चांद लगाएंगे बल्कि जापान के साथ होने वाले इस तरह के औद्योगिक एमओयूज के साथ उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नए नए इंडस्ट्रीज की स्थापना होती नजर आएगी जो न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देंगे बल्कि इकोनॉमिकल ग्रोथ को और रफ्तार देते हुए नजर आएंगे। ये जिस तरह से हम एक तस्वीर बनती हुई अभिषेक ग्राउंड पर देख रहे हैं, अब सवाल कई सारे इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर हैं। किस तरह इनको धरातल पर उतारा जाएगा और कब तक ये तस्वीर हम असल में हकीकत बनते हुए देख पाएंगे, और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी। और चूंकि जब निवेश की बात होती है तो रोजगार का भी जिक्र होता है, युवाओं की तरक्की की बात भी होती है, तो इसमें युवाओं के लिहाज से इसको कैसे देखा जाए, कितना ये खास होगा? देखिए, बिल्कुल, जब भी विकास की बात आती है, इस तरह के उद्योगों को स्थापित करने की बात आती है, उसी के पैरेलल उसके साथ आगे बढ़ते हुए रोजगार की और रोजगार के नए अवसर सृजन करने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही साथ वो ब्रेन जो उत्तर प्रदेश से या भारत का वो ब्रेन जो ड्रेन होता था यानी विदेशों में जाता था, इसी तरह के हाईटेक उद्योगों का हिस्सा बनने के लिए या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यहाँ का ब्रेन इस्तेमाल होता था। अब ये वही युवा हैं जो यहाँ पर ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल पाएगी और सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस तरह के उद्योगों में ना सिर्फ वो अपना ध्यान बटा पाएंगे, हाथ बटा पाएंगे, बल्कि उसे दूसरे आयाम तक ले जाने के लिए आजकल की युवा पीढ़ी जिस तरह की टेक्निकल एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रही है, उसको भी एक नई तरीके की अपॉर्चुनिटी या कहा जाए एक नई तरीके की सोच मिल पाएगी आगे बढ़ने की। और रोजगार तो साथ ही साथ बढ़ता ही नजर आएगा। जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की इंडस्ट्रीज लगेंगी, उनमें काम करने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री खुलेगी तो काम करने वाले लोग जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आसपास के इलाकों में रोजगार बढ़ेगा और कई सारे तरीके के रोजगार बढ़ते हैं जब एक बड़ी इंडस्ट्री कहीं पर डेवलप होती है। पूरा इलाके का विकास अगर कहीं सही तौर पर कहें तो बहुत आगे चौमुखी विकास होता नजर आता है। और वैसा ही कुछ अब जो तस्वीरें हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी जब जापान जैसा विकसित देश जब भारत में उतरकर भारत में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है अभिषेक, आप बने रहेगा। गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधा परिचय करा देता हूं दर्शकों के साथ में। बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। और रजनीश कुमार जी हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी आपका बहुत स्वागत है और उम्मीद है आपसे कुछ देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रजनीश जी, मैं शुरुआत आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? सर, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश और जापान की यह मीटिंग कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान दुनिया को अच्छी टेक्नोलॉजी देता है। जापान के बारे में हम जानते हैं कि उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक बेहतरीन क्वालिटी और एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग का उसके पास आधार है। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश के पास एक बहुत बड़ा बाजार है, एक बड़ी युवा आबादी है और जमीन है, तेजी से बेहतर होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे बताया कि यहाँ पे 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं, 35,000 से ज्यादा बड़ी उद्योग है और 22,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है। सरकार का ये कहना है कि देश में बनने वाले तकरीबन जितने भी मोबाइल फोन हैं उसमें 55% मोबाइल फोन यही बनते हैं। और मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो वो 60% यहाँ पे बन रहे हैं। इसका मतलब कि प्रदेश में इन जो ये मैन्युफैक्चरिंग का एक आधार होना चाहिए वो तैयार हो चुका है। लेकिन अब जरूरत है उत्तर प्रदेश को कि एक सिर्फ फोन के असेंबली तक सीमित नहीं रहे। ये मोबाइल के अंदर लगने वाले चिप, सेंसर बोर्ड, इसका डिस्प्ले, इसका कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, बाकी जितनी भी महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो बाहर से इंपोर्ट ना हो बल्कि यहीं पे लोकली डेवलप हो। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये टेक्नोलॉजी आएगी तो लोकल लेवल पे जो डेवलपमेंट होगा और युवाओं को उससे बहुत फायदा मिलेगा। इस सम्मेलन में हमने देखा कि 200 से ज्यादा तकरीबन ज्यादा बिजनेसमैन थे, जापानीज बिजनेसमैन थे। तो ये इसकी सीरियसनेस को दिखाता है। और ये कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये जहां तक मुझे जानकारी है आगरा, लखनऊ, बनारस और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। इसका मतलब कि सरकार ये चाहती है कि ये सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रहे, ये पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो। लेकिन इसमें हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि एमओयू साइन होना सिर्फ सफलता नहीं है जी। कि सफलता तब होगी जब कंपनी जमीन खरीदे, फैक्ट्री लगाए, उत्पादन शुरू करे, लोगों को हायर करे, उनको ट्रेन करे। तो मेरे हिसाब से इस साझेदारी के 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। एक तो जापानीज निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, वो उससे हमारी जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है वो बढ़ेगी। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी आएगी और युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। तो ये मेरा ओपनिंग। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा अगले राउंड में। अशोक तिवारी जी, अब तो प्रसन्नता हो रही होगी आप लोगों को, जापानी निवेश, टेक्नोलॉजी, युवाओं के लिए अवसर। देखिए सर, ये चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगता है कि हमारे लिए काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई सर 10 साल की सरकार है, कोई आज की सरकार नहीं है। अभी सरकार चुन करके नहीं आई, चुन के सरकार आई है, अभी 1 महीना हुआ सरकार को आए। ऐसा नहीं, 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं और वो चुनाव आ गया सर पर। 4-5 महीने में चुनाव है आगे आने वाले समय में। तो ऐसे वक्त और हालात में ये साइन करना कोई ऐसी बात नहीं कि जिसकी तारीफ की जाए। आज सवाल इस बात का है कि जो पहले साइन हुए वो तो पूरी तरह संचालित होने नहीं पाए जी। उनको तो पूरा कार्यान्वित कर नहीं पाए आप उन चीज को। अब आज जो करेंगे निश्चित रूप से कल आप सरकार में आएंगे, नहीं आएंगे तो भविष्य की बात है, कब क्या होगा कल किसने देखा। आज जो कर रहे हैं उसका क्या, उस पर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप आ जाएंगे तो आप बढ़ाइएगा सर, आगे क्या दिक्कत है। चुनाव के चोचले हैं, चुनाव आ गया सर पर तो आप दिखा रहे हैं कि हम एमओयू कर रहे हैं और जो आपने एमओयू किया पहले वो संचालित नहीं कर पाए। आज रोजगार के लिए बिलख रहा है नौजवान, आज नौजवान शिक्षा के लिए बिलख रहा है। जेन अल्फा तक सड़क पर उतर चुका है, जो कि जो है अभी बालिग भी नहीं हुआ है। आज सवाल इस बात का है, आज शिक्षा को आपने कितना बदहाल कर दिया, स्वास्थ्य को बदहाल कर दिया, अफरा तफरी मची हुई महंगाई को लेकर के। आज बेरोजगारी तो है ही है, आरक्षण का हक भी नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसी किसान आज परेशान है। आज कौन सा तबका है जो महिलाएं आज दुर्दिन देख रही हैं, अपना जो है अब व्यवस्था के शिकार हैं, किचन नहीं चला पा रही हैं। सवाल इस बात का है कि जो हालात हैं उस पर तो आप वापस आने वाले नहीं हैं। अब तो आप वो दिन दूर चले गए कि आपके जुमले में, आपके पहकावे में जनता विश्वास करती थी, कभी एक समय था। अब जनता को सारी बातें आईने की तरह साफ हैं। 12 वर्ष की सरकार हो चुकी है केंद्र की, 13 वर्ष की, और जो है 10 साल की हो गई है यूपी की। तो अब तो खुली किताब की तरह से आप हैं, जो वादे किए पूरे नहीं कर पाए, तो अब क्या हासिल कर लेंगे।
अब तो खाली दिखा सकते हैं आप और ठीक झूठे है। वादे कर सकते हैं आप। जी चलिए आलोक जी से हम जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, अशोक जी की चिंता इस बात को लेकर है कि वादे तो पहले भी बड़े सारे हुए, लेकिन वही धरातल पर ठीक तरह से नहीं उतर पाए, वो ये आरोप लगा रहे हैं सीधा। तो फिर इसकी क्या गारंटी है? और वो कह रहे हैं कि अब चुनाव नजदीक है तो कितनी भी घोषणाएं करिए। देखिए, जिस तरीके का डेवलपमेंट यूपी ने किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व, टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंच गया। जी जो बीमारू प्रदेश था आज 1 मिलियन की तरफ मुखातिब है। और जापान जैसा देश जो बहुत सोच समझ के कहीं कदम रखता है, अगर अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का रेजिम होता तो शायद जापान यूपी की तरफ देखता भी नहीं। आज वो वहां पर पूरे डेलीगेशन के साथ आए हैं, इसमें बड़े बड़े व्यापारी हैं, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कल। उनको इस बात के पक्के संकेत मिले कि यूपी का वातावरण रमणीय है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जहां ऑलरेडी 96 लाख एमएसएमई कार्यरत हों, 35,000 बड़े इंडस्ट्रीज कार्यरत हों और 22,000 स्टार्टअप्स कार्यरत हों, आईटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, ये सब इस बात का द्योतक है कि यूपी अब वो पुरानी यूपी नहीं रह गई है। यहां पर बिजनेस हो रहा है। टेक्सटाइल, अपैरल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, सेमीकंडक्टर यूनिट्स तो पहले से कार्यरत हैं। नोएडा का अपैरल यूनिट्स शायद देश के एक बहुत बड़े भाग को अपने यहां से प्रोडक्शन करता है, लेकिन इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि 55% जो इंडिया में मोबाइल बन रहा है वो नोएडा में बन रहा है। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो निर्यात भी किए जा रहे हैं और जिनका देश में उपयोग भी हो रहा है, उसका 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश कर रहा है। इसके अलावा शुगर केन का प्रोडक्शन भी देश का 55% यूपी में हो रहा है। लेकिन आलोक जी, ये सब अशोक जी को तो दिख नहीं रहा ना, वो कह रहे हैं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? एक पर्टिकुलर जानवर होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, समझ गए ना? ये सारी चीजें पूरे देश प्रदेश के चलिए जापान तक के अब लोगों को ऐसी दिख गया। टिप्पणी जो वहां मत से करिए यहाँ सर कि आने को आपत्तिजनक तैयार हो लगे गए। फिर। ठीक और है, यहाँ चलिए पर ऐसी राउंड टिप्पणी टेबल मत करिए। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे आपके यहाँ। ये उत्तर प्रदेश में रह के इनको नहीं दिखाई दिया है, तो मैं क्या कह सकता हूं? कैसे दिखाऊं इनको? चलिए एक दिन आप, हम और ये एक गाड़ी करके घूमते हैं, जितनी चीजें मैंने बोली हैं सब मैं इनको दिखा देता हूं, और उसके बाद ये जाके अखिलेश जी को रिपोर्ट कर दें कि भाई इतने डेवलपमेंट के बाद तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई दोबारा सर उसमें ये ना कहते हैं कि ये कल्पना समाजवादी करके पार्टी ने सिहर शुरू जाते किया हैं। था, फिर उसमें भी ये ना कहते हैं समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। क्या किया था? उसमें भी फिर ये ना कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सोच है, ये उन्होंने शुरू किया था। अगर इन्होंने शुरू किया आप था तो घुमाने की बात कर रहे हैं उनको। तो बता दे। ठीक है, हाँ, इन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक का एक एक्सप्रेसवे निर्माण किया था, मैं उसकी तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा है। जो किया उसको मानेंगे, पर जो नहीं किया वो भी तो ही कबूल है। आतंक का राज था। 4 बजे 5 बजे के बाद भले आदमी चौक चौराहे पर नहीं जाना चाहता था, साइकिल का झंडा लगाए हुए, बगल में वो पिस्टल टांगे हुए जो तांडव करते थे इनके लोग। आज मजाल है कोई माइका लाल ये तांडव करके दिखा दे, हर मोड़ पर यमराज से उसकी मुलाकात हो जाएगी। जाके पूछिए महिलाओं से और युवतियों से किस स्वच्छंदता से उन्मुक्त
वातावरण में वो जी रही हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हमको तो हम यहाँ तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक रिएक्शन अशोक जी से मैं ले लेता हूं, फिर और आगे बढ़ूंगा। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्योंकि आलोक जी तो कह रहे हैं कि आपने जो किया हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने जो किया उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए भाई आलोक जी जो भी चाहे कहें, हम उनकी बात पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने तो एक जानवर का भी हवाला दे दिया। वो कह सकते हैं, उनको अधिकार है कहने का। हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, नंबर 1 तो हम नहीं करेंगे। हम शालीनता का परिचय देंगे। सर जी सवाल इस बात का है कि आज भाई से पूछता हूं इस बात को, शिव कुमार त्रिपाठी जी को जीने का अधिकार नहीं था क्या? तलवार से काट डाले गए, गाड़ी से खींच करके जब अस्पताल जा रहे थे उनको मारा पीटा गया। कोई यमराज कहीं किसी चौराहे पर नहीं मिला, कोई यमराज नहीं मिला। ताजा उदाहरण है, पूरी जनता ने देखा है, तमाम जगह सोशल मीडिया पे चर्चाएं भी हुई हैं, ब्राह्मण समाज आहत भी हुआ है, तमाम चीजें ऐसी हुई हैं जो हुई हैं। अब इससे वो नकार सकते हैं, नकारें। हम उनसे सवाल का जवाब भी नहीं मांग रहे हैं, खाली सुन लें हमारी बात, बस समझ लें। सच्चाई सर ये है, यमराज कहीं दिखाई नहीं देते हैं जो यमराज की बात करते हैं। यमराज खाली एक जात विशेष के लिए हैं जो कि उनकी सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। कोडिन कप सिर्फ माफिया के यहाँ बुलडोजर आज तक नहीं गया, जबकि कानपुर में माँ बेटी जला दी गई, बुलडोजर कार्रवाई की गई। जबकि सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैड कितनी बार कह चुका हूँ। खाली ब्राह्मणों को ही निशाना बनाया जाएगा क्या? खाली दलित को, पिछड़ों को निशाना बनाया जाएगा क्या? दलित और पिछड़ों का जो अब अशोक जी निवेश की चर्चा हो रही है, आप फिर से आप वही चर्चा करने लगे पीडीए वाली, जाति वाली। अब निवेश पर आइए ना। अब वो ये अशोक आलोक जी ये कह रहे हैं ना, आलोक जी ये कह रहे हैं ना कि अब कम से कम निवेशक आ तो रहे हैं। शिक्षा भर्ती किया गया, अशोक जी आज किस तरह से नौकरियां गायब हैं। ठीक है अशोक जी, छिपा हुआ है क्या? अशोक जी आलोक जी कह रहे हैं कि निवेशक अब आ तो रहे हैं सर, पहले तो आते नहीं थे, पहले खौफ था। नहीं मिली, छिपा हुआ है क्या? ठीक है, हालात उत्तर प्रदेश के हैं, ये भाई को नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। दुख की बात है। अब मैं उनके लिए प्रयोग नहीं करूंगा, किसी जानवर का उदाहरण नहीं दूंगा, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये मनुष्य है, इंसान है, नहीं दिखाई दे रहा है भाई देवे। मैं तो ये कहूंगा, उनको किसी पक्षी का उदाहरण नहीं दूंगा मैं। सच्चाई सर ये है कि जो है हालात बस से बदतर हैं उत्तर प्रदेश के। आज भाजपा भी चिंतन मनन कर रही है और परेशान है, उसका केंद्रीय नेतृत्व परेशान है, बुरी हारने जा रही है 27 में। सर 27 में जनता इंतजार कर रही है कब 27 आए, मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है, देखना चाहती हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सत्ता में आते ही 27 में हम जो है ठीक है, आरक्षण का हक देंगे, सरकारी नौकरियां निकालेंगे, भर्ती करेंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ठीक है आलोक जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। जीवन सामान्य होगा, शिक्षा व्यवस्था पर सर्वोत्तम तरीके से करेंगे उसको, ज्यादा ध्यान देंगे। प्राथमिकता में हमारी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, सड़कें होंगी, ठीक है, बेरोजगारी ठीक है, करने का प्रक्रिया होगी। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी म्यूट कर लीजिए, थोड़ा आलोक जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अशोक जी मैं आऊंगा। रजनीश जी, चूंकि हम निवेश की बात कर रहे हैं और सवाल ये भी फिर हम पूछते हैं, हमने शुरुआत में ये भी पूछा कि निवेश की बात हो रही है, निवेशकों की बात होती है, एमओयू साइन होते हैं, धरातल पर भी चीजें उतरें, उस पर भी फोकस या उसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर कि किसी भी प्रदेश में कोई भी निवेशक क्यों आता है, किन परिस्थितियों को देखता है, और क्या अपने दिमाग में ये सोच लेकर चलता है कि अगर मैंने यहाँ पर निवेश किया तो इसमें मेरा फायदा क्या है और उस जगह का फायदा क्या है, वहां के लोगों का फायदा क्या है? आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी पॉलिटिकल बातें हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, तो 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी मतलब जो स्टेट की जो जीडीपी है वो 13,30,000 करोड़ थी, और अभी 2024-25 में ये 30 लाख करोड़ पहुंच गई है, तकरीबन 2.5 गुना से भी ज्यादा पहुंच गई है, और ऐसा अनुमान है कि अभी 36 लाख करोड़ हो जाएगी। तो 10% का CAGR का ग्रोथ इस उत्तर प्रदेश ने देखा है, जो पहले बीमारू राज्य हुआ करता था, अब भारत के टॉप 3 जीडीपी वाले कंट्री में, स्टेट्स में हो गया है। खैर, अब मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि जापानी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश क्यों करेंगी?
भाई हमारे यहाँ निवेश करने का हमारे यहाँ कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में निवेश क्यों करेगा। देखिए कोई भी कंपनी किसी सरकारी आमंत्रण पे निवेश नहीं करती है, वो ये देखती है कि उसका उत्पाद बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसकी फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, उसकी फैक्ट्री की लागत कितनी होगी, कितने समय में मंजूरी मिलेगा, सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी स्थिर है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के पक्ष में एक सबसे विशाल बाजार है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके पास एक बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, 24 करोड़ की आबादी है। अगर हम उत्तर प्रदेश को एक डिफरेंट कंट्री के रूप में अगर ट्रीट करते तो एक बहुत बड़े जनसंख्या वाले देश के गणनाओं में इसका नाम आता। तो हमारे हिसाब से एक सबसे बड़ा जो इसका फायदा है कि इसके पास एक विशाल बाजार है। दूसरा ये है कि जो उत्तर प्रदेश की जो लोकेशन है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के पास है, तो ये देश के बड़े बाजारों से बहुत आसानी से कनेक्टेड है, एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है। हमने देखा है कि एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये जेवर एक एयरपोर्ट के बनने से हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं, जो कनेक्टिविटी है, आवाजाही है, ये बहुत आसान हो गया है। थर्ड ये है कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग का पहले से ही हमारे पास आधार है। तो किसी भी बड़े कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए एक जो छोटे सप्लायर्स होते हैं, जो पैकेजिंग होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो मरम्मत सेवाएं चाहिए होती है, वो सारी यहाँ पे उपलब्ध है, क्योंकि 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इस प्रदेश में है। तो इसीलिए जापान के लिए उत्तर प्रदेश में तीनों चीजें एक साथ मिल रही है, बाजार मिल रहा है, श्रम शक्ति मिल रही है और बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी है और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि सिर्फ एमओयू साइन करने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये शुरुआत तो है, शुरुआत बिल्कुल है। ठीक है। अब सवाल सर ये भी उठा, आप ही से मेरा सवाल ये भी उठा कि इस तरह के मीट्स होते हैं, एमओयू होते हैं, लेकिन धरातल पर चीजें नहीं उतरती हैं, और पिछले कुछ समय में जो हुआ उन पर भी कुछ खास हो नहीं पाया, इस तरह का आरोप पॉलिटिकली लगता है और लग भी रहा है। सवाल यह है कि आपने कहा कि जो ग्रोथ आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश की 2 से 2.5 गुना हुई या फिर उससे आगे बढ़ने की भी संभावना है, फिर वो संभव कैसे हो पाया? रजनी जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, एक बार प्लीज रिपीट करें। देखिए, आपने कहा कि 2 से 2.5 गुना तक आर्थिक तौर पर विकास उत्तर प्रदेश का हुआ है और ये आंकड़ा भी बड़ा है और ये आगे और बढ़ेगा, आपने इसकी भी संभावना जताई है। अब पॉलिटिकली ये भी आरोप लगता है कि पिछले सालों में इस तरह के मीट्स हुए, एमओयूज हुए, निवेश की बात हुई, वो धरातल पर दिखे नहीं, तो फिर ये आर्थिक तरक्की हुई कैसे? ये बिल्कुल बेबुनियाद है और धरातल पे दिखे तभी हमें ये कह रहे हैं कि 55% से ज्यादा मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और 60% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। ये धरातल पे नहीं है तो ये क्या है? इसका एक जीता जागता सबूत है। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, जेयर एयरपोर्ट बना है, उसकी वजह से इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। दूसरा ये है कि मैं ये देखता हूं कि किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो तो वहां पे लोग भरोसा करते हैं, जो निवेशक है भरोसा करते हैं, क्योंकि नीतियां स्थिर रहती है। लोगों को, निवेशकों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि भाई मैं आज जिस परिस्थिति में निवेश कर रहा हूं, कल वही परिस्थिति मिले। ऐसा ना हो कि सरकार बदल जाए और बोले कि नहीं भाई हम तो ये बात नहीं मानते। अब हमें अगर जमीन मिली है, सब्सिडी मिली है, तो उसको बाद में मना ना किया जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछली बार टर्म में भी योगी सरकार थी, अभी भी योगी सरकार है, तो एक स्टेबिलिटी भी है। तो ये एक सबूत है, ऐसा नहीं है कि धरातल पे एमओयू हुई। हाँ, बहुत सारी एमओयू साइन हुई और नहीं आ पाई, लेकिन बहुत सारी एमओयू का हमने एक्चुअल क्रियान्वयन देखा है, उसका हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखा है यहाँ पे। जी, ठीक है। हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। रतन जी, आपका बहुत स्वागत है। जी सर। रतन जी, जापानी सिटी का जिक्र हो रहा है, निवेश की बात हो रही है, जापानी टेक्नोलॉजी आए, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं की तरक्की हो, प्रदेश का विकास हो, और यहाँ पर कैसे अलग अलग सेक्टर्स में सुविधाओं को डेवलप किया जा सकता है, या उत्तर प्रदेश में जो यूनिट्स हैं अलग अलग क्षेत्रों की वो स्थापित की जा सकती हैं, इस पर बात हो रही है, इस पर फोकस हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को?
सर, सबसे पहले मैं देर से आया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जी। क्योंकि महाराष्ट्र में पुणे में 22 तारीख को राहुल जी का जैन जी का छात्रों का कार्यक्रम था, उसी में व्यस्त था। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी आदित्यनाथ जी अब उनकी विदाई हो रही है, तो जापान से जॉब लेने की बात कर रहे हैं, जापान का नाम ले रहे हैं, अभी चीन का भी नाम लेंगे, उसके बाद और किसी कंट्री का नाम लेंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे भाई, आपको 9 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने भर भर कर दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार दी, उसके बाद भी आप जॉब तो दे नहीं पा रहे हो, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आप रोजगार दिए होते तो छात्र सड़कों पे नहीं होते, बेरोजगार सड़कों पे नहीं होते। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार हत्याओं का दौर चालू है, खुलेआम हत्या हो जा रही है, पुलिस कस्टडी में पूर्व सांसदों की हत्या हो जा रही है, जेल के अंदर पॉइजन देके पूर्व सांसदों को मार दिया जा रहा है। किस प्रकार पुलिस को लोग मार रहे हैं, लोगों को पुलिस मार रही है, ये भयानक स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से फेल है। जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें भरपूर वोट देके अपना मुख्यमंत्री चुना था, इसलिए चुना था कि भाई उत्तर प्रदेश में बाहर आएगी, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इंडिया अलायंस को देख रही है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देख रही है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में यह सरकार बदलेगी। फरवरी में एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश को मिलेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, आपने तो मुझे लगता है गठजोड़ की अटकलों को बहुत हद तक क्लियर करने की कोशिश की अपने वक्तव्य के माध्यम से। आप अशोक जी से भी मैं पूछूंगा इसको लेकर आखिर में। खैर, आलोक जी कैसे देख रहे हैं? आपके दोनों साथी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सरकार तो बदलने वाली है, फिर इस निवेश का क्या होगा? सर अनम्यूट कर लीजिए, आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए। निवेश से प्रदेश का उत्थान होगा। कोई हम अपने घर का उत्थान करने के लिए थोड़ी लाए थे उनको, या लाए हैं या लाएंगे। प्रदेश का उत्थान होगा। और जो ये अपने आप पोल प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई रोक नहीं सकता। ये तो कभी प्राइम मिनिस्टर भी बना रहे थे अखिलेश जी को, राहुल गांधी जी को भी बना रहे थे। और अभी जो इनके 2 सांसद भिड़ गए, एक सपा के और एक कांग्रेस के, उसका भी तो कुछ ब्यौरा दे दें। ये लोग कितना आपस में मेल करेंगे। हमारी तो अट्टालिका चट्टान की तरह है। अब काम के बदौलत हम वोट मांगते हैं, धर्म और जाति की तरफ नहीं। अभी आपने देखा, ये सारा कुछ कर रहे थे, ब्राह्मणवाद किए जा रहे थे जी, क्योंकि इनको लगता है कि अब ब्राह्मण को भी अपने पाले में किसी तरीके से कर लें। पहले तो इन्होंने किसी भी उच्च वर्ग को उस पीडीए में शामिल नहीं किया था, लेकिन अब करने की कवायद कर रहे हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान जंतर मंतर में भी चले आए थे, लेकिन उस से कुछ होने वाला नहीं है। देश विकास की ओर अग्रसर है, ठोस विकास, मजबूत विकास। कोई घोटाले नहीं हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कितने घोटाले हुए कांग्रेस के समय। क्या वजूद है मल्लिकार्जुन, अरे प्लीज बीच में नहीं, क्या वजूद है मल्लिकार्जुन खड़गे का सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने? आऊंगा रतन जी। रबर स्टैम्प भी उससे मजबूत नजर आएगा आपको, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक नौजवान होनहार लड़के को हमने बिहार के गलियों से खींच कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बेहतर काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। इनके यहाँ ये संभव नहीं है। इसलिए वही बात सपा की, मैंने भी समाजवाद का पाठ पढ़ा है कॉलेज के दिनों में, कुछ उनकी तरफ अग्रसर भी हुआ था, लेकिन मैं ऐसा समाजवाद तो लोहिया का नहीं पढ़ा जहां लिखा है कि बाप के बाद बेटे को बना दो, और जब सत्ता में आओ अपने परिवार के 37 आदमी को विभिन्न पदों पर काबिज करा दो। ये कौन सा समाजवाद है? ठीक है, जरा मुझे समझा दें, ये समाजवाद किस तरीके का समाजवाद है? किसने इसकी भूमि लिखी है, परिशिष्ट लिखा है? हाँ। जिस समाजवाद को मैं जानता हूँ, ठीक है, वहां पर अंतिम पायदान के व्यक्ति को ऊपर उठाने की कवायद की बात की जाती है, बराबर का हिस्सा देने की बात की जाती है। यहाँ तो परिवार से बचेगा तब दूसरे को मिलेगा।
ठीक है सर, इसलिए ठीक है, मैं इसलिए आऊंगा। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है, देश अब विकास चाहता है और विकास का नाम है नरेंद्र मोदी, विकास का नाम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अशोक जी आपके पास आ रहा हूँ। रतन जी बोलिए। ये कह रहा था कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लिया। मैंने याद दिला दूं आलोक जी, आपके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बंगारू लक्ष्मण। अरे जिन्हें यार, ये वो पुरानी बातों को कितना खींचोगे यार। बीच में मत बोलिए। अब आपने कहा कि एक नौजवान को हमने बिहार के गलियों से खींच के लाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। क्या आप बता सकते हैं कि उनके पिताजी का संबंध बीजेपी से था, बीजेपी के विधायक थे? और दूसरी बात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार जाए, जो अपना बाई इलेक्शन चुनाव हार जाए, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग स्वीकार करते? अरे बंगारू लक्ष्मण पे आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो पूरा कर्नाटक उन्होंने जीत लिया था। और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पहले ही चुनाव में दोनों बाई इलेक्शन हार गया, मध्य प्रदेश भी चला गया और बिहार भी चला गया। तो कहीं ना कहीं देश में अब बाहर आने वाली है और देश अब समझ चुका है आलोक भाई कि देश में अब नैरेटिव सेट नहीं होगा। आप लोग 300-400 का आंकड़ा बताते थे, लेकिन 240 पे आके सिमट गए। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुआ था अभी 24 में, तो आप देखिए ना 80 से आप कहां पे पहुंच गए। तो आप झूठ और फरेब की राजनीति अब नहीं होगी। ठीक है। जनता जनार्दन है, जनता जाग चुकी है। युवा और जैन जी अब समझ चुके हैं कि उनके वोट के दम पे आप नेतागिरी करते हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। उन्हें बाद में लाठी डंडों से पीटा जाता है। ठीक है। अशोक जी आप भी हंस रहे थे सर, लेकिन सवाल यह है कि बार बार कंपैरिजन होता है सरकारों का। आलोक जी ने एक बात कही, जब मैंने उनसे पूछा कि चुनाव नजदीक है इसलिए घोषणा हो रही है, आप लोगों का ये आरोप है, तो उन्होंने कहा कि निवेश तो प्रदेश में ही आ रहा है ना, निवेश तो प्रदेश में ही आ रहा है, अगर कोई और सरकार आएगी तो वो उसको आगे बढ़ाए। क्या इस सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है सभी दलों को, निवेश को लेकर खासकर, क्योंकि आज हम निवेश की बात कर रहे हैं? देखिए, इस बात से सहमत हूं कि मैं, क्योंकि सरकार अगर नहीं भी आ पा रही है जैसा कि वो सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है, आगे सरकारें आएंगी वो काम करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से अक्षम रही है, ये जनता जानती है, जनता समझ चुकी है इस सरकार के हवाले से कुछ काम होना नहीं, चाहे ये एमओयू साइन हो जाए फिर भी उन्हें जमीन पे उतरना नहीं। सर जी, सच्चाई ये है, इसमें समसामयिक बात मैं कह रहा हूँ, एक शब्द है, एक वाक्य है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। सच्चाई सर ये है कि जवानी इनसे नाराज हो गई है, आज युवा इनसे नाराज हो गए हैं, यहाँ तक कि जो अभी वोटर नहीं बने हैं जेन अल्फा, वो भी इनसे नाराज होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं आज युवा। सच्चाई सर ये है कि आज महिलाएं आज अपना किचन, जितनी महंगाई हो गई है कि संभल नहीं रहा है उनसे। आज करप्शन की बात ही छोड़ दीजिए, आप भ्रष्टाचार की बात ही छोड़ दीजिए, सड़कें उधर बनती हैं उधर टूट जाती हैं। ये हालत है इनके सड़कों का, रोड्स का, इनके उधर उद्घाटन होता है उनका, उधर जो है वो टूटी मिलती है। तो ये करप्शन कहाँ समाएगा? आज जनता का ही पैसा तो करप्शन में जा रहा है। सच्चाई सर ये है कि आज किसान जितना परेशान कभी नहीं था, आज आरक्षण का हक नहीं मिल रहा है, तिल मर रहे हैं पिछड़े और दलित, उनकी क्या हाल हो गई है। आज डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जा रही है, तो चिकित्सा व्यवस्था कितनी बदहाल हो गई है। आज ये कहते हैं कि हमने बना दिए मेडिकल कॉलेज, अरे बना दिए, खड़े कर दिए आपने, भवन खड़े कर दिए, भवन खड़े कर देने से थोड़ी हो जाता, इसमें तो ठेकेदारों को पैसा मिल गया, आपको करप्शन करने का मौका मिल गया। लेकिन संचालन न होने से, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की भर्ती न होने से, इक्विपमेंट्स के अभाव से क्या हासिल हुआ जनता को? जनता को तो महंगी चिकित्सा मिल रही है इस समय, ठीक है, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है। आज शिक्षा का हाल है, बदहाल है, 26,000 स्कूल बंद कर दिए आपने बेदर्दी के साथ। आज नौनिहालों का क्या हाल है, आज शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है। ठीक है, आज ठीक है, सड़कों पर छात्रों को उतरना पड़ रहा, नौनिहालों को, हमारे भोले भाले छात्रों को जो कि अभी अंडर एज हैं, उनको भी निकलना पड़ रहा है। ठीक है, आज आपने दुर्व्यवस्था की सीमाएं पार कर दी हैं, आपकी विदाई का समय आ गया है। ठीक है सर, अब विदाई तय है, इसमें आपको यही जनता खदेड़ने वाली है आपको। ठीक है जी सर, ठीक है, मैं आऊंगा लौटकर। एक छोटा रिएक्शन अभिषेक से, फिर मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ और रजनीश जी आपके पास भी आऊंगा। अभिषेक, अब धरातल पर स्थितियां क्या हैं निवेश को लेकर, क्या चुनौतियां आ सकती हैं, या फिर तैयारी पहले से है कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं
किसी देश के साथ में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत क्या हम पहले से कर चुके हैं या फिर व्यवस्थाएं कुछ करना बाकी है? ग्राउंड पर रियलिटी आखिर क्या है, क्योंकि अभी बात एमओयू और धरातल पर काम की भी हुई। देखिए, जब भी सरकार की तरफ से कोई एमओयू होता है या फिर कोई मसौदा तैयार होता है या उसे पिच किया जाता है, अगर कॉर्पोरेट भाषा की बात किया जाए, तो उससे पहले ये देखा जाता है कि आपके पास क्या संसाधन है जो आप उन्हें ऑफर कर पाओगे, आप अपनी यूटिलिटी कहाँ तक साबित कर पाओगे। और इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर सेक्टर में इस बात की अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशता है और तब उसके बाद इस तरह की पिचिंग्स होती हैं, जिसके बाद ये देश और इनके प्रतिनिधि आकर उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं। और क्योंकि ये व्यापार है, फायदे का सौदा देखा जाता है, जब उन देशों को वाकई लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में आकर व्यापार करेंगे, यहाँ का इतना बड़ा मार्केट, यहाँ पर आसानी से उनके देश का लेबर और हमारे देश का लेबर में बहुत अंतर है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत अंतर है, सुविधाओं की बात करें तो उसमें बहुत अंतर है। लेकिन एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की तरफ सारी सुविधाएं और सारी कमोडिटीज़ होने के बावजूद लोग रुख नहीं करते थे। लेकिन अब तस्वीर बदली है, हालात बदले हैं और यही वजह है कि जो ग्राउंड रियलिटी तो सीधे तौर पर यही है कि पहले सरकार तैयारी करती है, उसके बाद इस तरह की पिचिंग्स होती हैं और फिर इस तरह के बड़े व्यापार घरानों को उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होने पर मजबूर होना पड़ता है। जी ठीक है। रजनीश जी, एक रिएक्शन, फिर मैं आलोक जी आपके पास आऊंगा। धरातल पर कोई भी निवेशक क्या देखता है या क्या चुनौतियां उसके सामने आ सकती हैं, चाहे उसमें हम जैसा कि अभिषेक ने बताया कि सरकार ये पहले से सुनिश्चित करती है कि हम कितनी सुविधाएं दे सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। अब उसमें हम बिजली, पानी, स्किल्ड लेबर, जमीन, लॉजिस्टिक्स, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण इसके लिए हैं और क्या यूपी इसके लिए, आप इसको यूपी को इसके लिए किस तरह से देखते हैं? जापानीज कंपनियां, हम उसके पर्सपेक्टिव में ही आज बात कर रहे हैं। ये जब भी निवेश करती हैं तो एक लंबे समय के लिए करती है जी, और ये जल्दी फैसला नहीं लेती। एक बार भरोसा बन जाए तो कई वर्षों तक काम करती है, कई सालों तक लगी रहती है। इसीलिए सरकार की, इनकी सबसे पहली जरूरत है कि सरकार की नीतियों में स्थिरता हो। उनको ये भरोसा होना चाहिए कि आज जो सुविधा या छूट या जो अवसर बताए जा रहे हैं वो कुछ समय बाद अचानक से बदल ना जाए। उन्हें यह भी होना चाहिए कि जमीन का मालिकाना हक मिले और अगर उनको दिया जाए तो बाद में कोई उस पर डिस्प्यूट नहीं हो, जैसे हमने सिंगूर और वेस्ट बंगाल में हमने देखा था पहले, टाटा को जो लैंड अवार्ड किए गए थे। दूसरी जरूरत मैं जापानीज कंपनी के तरफ से ये देखता हूं कि वो लगातार और अच्छी गुणवत्ता वाला, क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी उनको चाहिए। इस प्रदेश में जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जैसे सेमीकंडक्टर अगर कोई यूनिट्स है या इलेक्ट्रॉनिक और डाटा सेंटर वाले यूनिट्स है, इसमें थोड़े देर की भी बिजली कटौती अगर हो तो एक बहुत डिसरप्शन हो सकता है, उनका व्यापारिक घाटा हो सकता है। तो और मैं थर्ड जो चीज देखता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के पास प्रशिक्षित अच्छे क्वालिटी के लेबर्स होना चाहिए, सिर्फ लेबर्स नहीं, और अच्छी क्वालिटी के लेबर्स होना चाहिए जो टेक्नीशियन हो, जो क्वालिटी आईटीआई वगैरह से पढ़ के आए हो। और आईटीआई ने अपने ये जापानी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपने कोर्सेज को बदलाव किया है। जापानी कंपनीज जो होती हैं वो आप जानते होंगे कि क्वालिटी और समय के उस पे इम्पोर्टेंस पे जोर देती है। इसलिए कर्मचारियों को मशीन चलाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा, गुणवत्ता और व्यवस्था की भी ट्रेनिंग उनको देनी होगी। बिल्कुल। चौथी जरूरत मैं देखता हूँ कि सरकारी मंजूरी टाइम से मिलना चाहिए। यदि कंपनी को हर मंजूरी के लिए अलग अलग विभाग में जाना पड़े, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़े, तो निवेश का निर्णय थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, ये एमओयू तक ही सीमित रह जाएगा। 5 सेक्टर हम अगर पूरे सेक्टर वाइज एक नोडल ऑफिसर बनाए, अगर डिपार्टमेंट वाइज एक नोडल ऑफिसर बनाए, तो जिनको एक जिम्मेदारी दें कि इस एमओयू को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पावर दिया जाता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जाती है, तो ये बहुत फायदेमंद होगा। तो जापानी निवेशक को केवल सब्सिडी नहीं चाहिए, उसको भरोसा, समय पर काम और एक साफ व्यवस्था चाहिए। ठीक है। आलोक जी, एक संक्षेप में प्लीज छोटा सा रखिएगा, फिर मैं कोशिश करूंगा रजनीश जी से भी लेने की। आलोक जी, अब संदेश आप क्या देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, आने वाले वक्त में इस निवेश को धरातल पर उतरता हुआ देखने के लिए अपने विपक्ष को भी और जनता को भी? काम किया है, काम करेंगे, काम की बदौलत
वोट मांगे। और पूरे प्रदेश, पूरे देश के लोग अब विकास चाहते हैं। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, जातिवादी धर्म सबके नाम पर बहुत हो गया। अब विकास चाहिए, और विकास चहुमुखी विकास हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और आदित्य योगीनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश। और ठीक कहा मेरे पूर्व के वक्ता ने कि जापानीज इतनी आसानी से कहीं नहीं जाते हैं। वो अपनी एजेंसी से सारी चीजें परखवाते थे, एक एक कण कण की जानकारी लेते हैं और तब आगे कदम रखते हैं, और जहां कदम रखते हैं वहां लॉन्ग टर्म कदम रखते हैं। तो उनका आना, नेगोशिएटिंग टेबल पर बात करना, इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश उन्मुक्त शहर है जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उसके जरिए वहां के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। उनका आना ही इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि यूपी फल फूल रहा है। ठीक है, यूपी शांति व्यवस्था है, यूपी में लॉ ऑर्डर नाम की चीज है। ठीक है, ठीक है। रतन जी, एक फाइनल रिएक्शन सर, आखिरी मिनट चल रहा मेरे पास। कैसे देखें अब इस निवेश को लेकर, एक सकारात्मक माहौल भी रहेगा या फिर ये भी राजनीति की भेंट ही चढ़ने वाला है? सर मैं तो चाहता हूँ निवेश आना चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता तो बार बार सवाल पूछ रही है। मैं तो आलोक जी इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ काफिला क्यों लूटा? जब भाजपा के लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि चढ़ावा चोरी कौन चोरी किया, पीएम केयर फंड का हिसाब कब दोगे, 15 लाख कब दोगे, रोजगार कब दोगे, 2 करोड़ रोजगार कब दोगे? तो तमाम बहुत सारी बातें हैं, उस बातों पे इनको जवाब देना होगा। या इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर पाया, अब आए हैं लोगों को रोजगार देने, और बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और बड़ी बताने जा रहा हूं। चलिए, आपने दोबारा से कह दिया तो एक रिएक्शन अशोक जी से भी मैं ले ही लेता हूं चलते चलते। अशोक जी, आप क्या कहेंगे सर? अब तो ये कह दिया है रतन जी ने कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी क्या ये माना जाए कि गठजोड़ पक्का है, कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें? अब ये तो खुली किताब की तरह है। 2024 में जिस तरह से हम साथ में लड़े हैं और भारी बहुमत से जीते हैं, 27 में जीतेंगे। ठीक है, गठबंधन में कोई समस्या नहीं है, गठबंधन मजबूत। ठीक है जी भाई। चलिए सर, अभी के लिए समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी खास मेहमानों का, आप लोग जुड़े। आलोक जी आपका धन्यवाद, रतन जी आपका, अशोक जी आपका शुक्रिया, रजनीश जी आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक सिंह आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आने वाले वक्त में ये जो पूरा प्रोजेक्ट, चाहे वो जापानी तकनीक की बात हो, हमारे युवाओं को किस तरह से मिले, यहाँ पर रोजगार कैसे मिले और कैसे और इसे और विकसित किया जा सकता है, अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से और डेवलपमेंट हो सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।